डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। मुल्क का माशी सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। मुल्क में मौजूदा सियासी बहरान, अदम इस्तेकाम, अदम एतमाद ने आज मुल्क की जड़ों को यकीनी तौर पर काफी हद तक डैमेज जरूर किया। ऐसे वक्त में जहां पे हुकूमत वक्त को बड़ेपन का मुजाहरा दिखाना चाहिए, मुल्क में होने वाले एहतजाजी सरगर्मियों के हवाले से मामलात को अफहम तफहीम से हल करना चाहिए। ऐसा मालूम होता है कि शायद इस वक्त दानिस्ता तौर पर मुल्क को एक ऐसी डगर पे ले जाया जा रहा है जहां पे मुल्क को एक नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचे, जहां पे हुकूमत और रियासती इदारों का काम यह होना चाहिए कि मुल्क को इस तरह की बेहिजानी कैफियत से बाहर निकाला जाए। वहां पे हुकूमती वुज़रा, मुशीरान पे दर पे इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें जिससे तासुर दिया जा रहा है कि शायद मौजूदा सूरत हाल में हालात और मामलात बेहतर नजर नहीं आते। आज इसी हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ आज दो बहुत ही सीनियर सहाफी ज्वाइन करेंगे। मैं तारुफ कराता चलूं, आज हमें ज्वाइन करें स्टूडियोज में जनाब जहांगीर सैयद साहब, सीनियर सहाफी तजियाकार हैं, और साथ में हमें ज्वाइन करें इस्लामाबाद से रिजवान शाह साहब, सीनियर सहाफी हैं और यकीनी तौर पे दोनों हजरात किसी भी तौर पे किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। जहांगीर साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हैं। कल खान साहब के लॉन्ग मार्च के दौरान एक बड़ा ही नाखुशगवार वाकया हुआ। मोहतरमा सदफ साहिबा की शहादत हुई और ये बताता है कि जो लोग आमतौर पर इस बात को नहीं समझते कि सहाफत, रिपोर्टिंग, ग्राउंड रिपोर्टिंग इतना मुश्किल शोबा हो सकता है जिसको इदराक भी नहीं होता, कल एक और ये मिसाल कायम हुई। अभी तो कौम अरशद शरीफ साहब की शहादत के गम से निकली भी ना थी कि मोहतरमा सदफ साहिबा की जो शहादत हुई उसने बड़े सारे सवालात कर दिए। और इसमें माजरत के साथ ये कहना पड़ेगा, कुछ ताकतों ने, कुछ कुव्वतों ने, कुछ अनासर ने, शरपसंद अनासर ने इस शहादत के ऊपर भी प्रोपागेंडा करने से बाज ना आए। जहांगीर साहब, क्या सोचते हैं सवाल से? बड़ी अहम बात की है, लेकिन एक अलमनाक सूरत हाल ये भी है कि जिन्हें ये जो हादसा हुआ इससे भी बड़ा एक अलमिया है कि अब सहाफ़त को, सहाफ़ी को मनवाने के लिए अपनी जान देनी पड़ेगी। तो लोग नोटिस करते हैं, ये हुकूमत नोटिस करते हैं कि यार ये क्या हो गया, फिर जो है ये ऐलानात कर देते हैं, हमारे ख़जाने से निकाल के हम उन्हीं को टिका देते हैं और वो समझते हैं कि हमने बड़ी कदर की, मंजिलत की। ये सारे चोचले हैं, ये सारे धोखेबाजी हैं। उसकी वजह ये है कि बुनियादी हुकूक जो हैं, जो सहाफ़ी के जो उसके कहने का, बात करने का हक़ है, वो रिस्टोर किया जाए, वो तो तब तो कोई बात है। एक तरफ आपने गले घोट रखे हैं सहाफ़त का, दूसरी तरफ अगर कोई जान दे, अगर कोई और तो थोड़ी बहुत उसको तो मारेंगे भी, जान दे तो फिर आप जो है उसको हथियार देते हैं और उसको खुश करने करते हैं, अपना नंबर बढ़ाते हैं। कल जब ये वाकया रोनुमा हुआ तो ये देखने में आया कि बहुत से इस तरह के ट्विटर अकाउंट से पैगामात आए, देखने में नजर आए कि बहुत से लोगों ने इसका गलत फायदा उठाया, गलत रंग देने की कोशिश की। अभी तो वाकये और हादसे की सूरत हाल का पता भी नहीं था और लोगों ने बाकायदा फतवे जारी करने शुरू कर दिए। और सर, क्या इस मुल्क में, मैं अफसोस के साथ कहना पड़ता है, किसी की मौत भी अब महफूज नहीं रही। देखें क्या ये लोग रंग दे सकेंगे? खून का रंग एक है, वो किसी का भी खून बहे। और एक सहाफ़ी का खून इसलिए भी मोतबर है कि उसने अपनी ज़ात के लिए ये जान नहीं खोई है, वो बताना चाहता है, वो हक़ाइक़ से पर्दा उठाना चाहता है, वो भागता है, अपनी रिपोर्ट के पीछे भागता है, कुछ जान के आपको बताना चाहता है कि हो क्या रहा है हमारे साथ, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, तो पब्लिक फैसला करती है। अबे हमें दबा के आप ये समझ रहे हो कि आप कामयाब हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। बात एक मुहज़्ज़िब कौम में, एक मुस्तहकम कौम की एक ही पहचान है कि उसमें बोलने की वो आज़ादी हो जिससे इंसान की जहन साजी हो। ये बड़ा अहम मसला है। हमारी किताब के पहला सबक ये है कि ये जहन इस्तवार करता है, ओपिनियन लीडर है, ये राय कायम करता है, सोचने का मौके देता है, एंगल्स फराहम करता है, सोसाइटी को बनाता है, उभारता है। बाशऊर सोसाइटी के लिए सहाफ़ी से ज्यादा किसने बिल्कुल अहम बात की। और मैं चाहूंगा रिजवान साहब, कल जो मोहतरमा सदफ साहिबा की जो शहादत हुई उसके बाद हमने देखा एक कैंपेन भी हुई, एक तरीके से उसको एक खास रंग भी देने की कोशिश की गई। अब ऐसे मौके पे जब हम देख रहे हैं कि सहाफियों के लिए चैलेंजेस दरपेश हैं और बड़े सारे चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, इस तरह का रंग देना, किसी की मौत का भी मेरे ख्याल से इस्तेमाल कर लेना, सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा मैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं सर, इसके ऊपर बयान कीजिएगा। ये इसमें कोई शक नहीं कि एक बड़ा अफसोसनाक हादसा था और ये किसी ने जानकर नहीं किया और इस हादसे के ऊपर
जिस तरह इसको मुतनाज़ा बनाया गया, इस पे सियासत की गई, वो बिल्कुल काबिल मज़म्मत है। अफसोस ये है कि मुनीर भाई, हम अपनी अखलाकी अक़दार बहुत तेज़ी से खो रहे हैं। हमें एहसास नहीं होता कि हम इंसान की ज़िंदगी और उसके बारे में जो है ना, हम क्या बातें करते हैं, उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। जी 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 रिजवान साहब। आवाज़ आ रही है? जी 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 रिजवान साहब, लेकिन रिजवान साहब ये देखने में आया कि कल यकीनी तौर पे इस तमाम तर वाक़े के बाद खान साहब कंटेनर से नीचे भी उतरे, उस वक्त के लिए लॉन्ग मार्च को रोक भी दिया गया और कल के लिए लॉन्ग मार्च को कॉल्ड ऑफ भी कर दिया गया। आज लॉन्ग मार्च शुरू भी हुआ, लेकिन अब होता हुआ क्या नजर आ रहा है? एक तरफ सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, दूसरी यानी मुश्किलात बेतहाशा है। इसके अलावा लॉन्ग मार्च कहां तक पहुंचेगा, किस अंदाज से मामला तय होंगे, कुछ इस वक्त समझ नहीं आया। क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है इस्लामाबाद में आपको? देखिए, मैं वो प्रीवियस बात करना चाह रहा था कि इसी तरह का एक वाकया नवाज शरीफ जब मोटरवे पर निकले थे उस तरह पेश आया था, और उसमें एक छोटे बच्चे की जो है ना वो शहादत हो गई थी, लेकिन उन्होंने वहाँ रुकना भी गवारा नहीं किया था। उस वक्त तो इमरान खान ने सियासत नहीं की थी, या उस वक्त बाकी सियासी लोगों ने जो आज अपनी मददारियाँ दिखा रहे हैं, उन्होंने तो वो काम नहीं किया था। लेकिन अफसोस की बात है कि हमें अपनी अखलाकी अक़दार को बेहतर करना होगा, और हमें सियासत और आम जिंदगी को थोड़ा सा फर्क उसके अंदर करना होगा। ठीक, पॉइंट आ गया रिजवान साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं एक चीज पर निशानदेही भी कर रहा था, चलूं कि कल ही की जब हम बात करें तो सियोल में भगदड़ और अफरा तफरी के मामला के दौरान 150 लोग की वफात हो गई, वो वहां पे इंतकाल फरमा गए, जहां बाग हुए। तो वहां पे अगर भगदड़ के दौरान इस तरह के वाकयात होते हैं तो यकीन तौर पे इंसिडेंट्स को इंसिडेंट्स के तौर पे ट्रीट करना चाहिए, और कभी भी तफ्तीश के बिना और ठोस शवाहिद के बगैर किसी भी नतीजे तक पहुंचा यकीन तौर पे ना सहाफ़ी हज़रात को, ना सहाफ़ी बरादरी को। आप ये देखें कि उनकी फैमिली ने भी इस बात को एक हादसा तस्लीम किया, और उन्होंने इसको कहा है कि हम कोई किसी किस्म की कोई पुलिस की कार्रवाई नहीं चाहते। फिर तो टॉपिक खत्म हो गया, फिर तो इस पर सियासत बनती भी नहीं। बिल्कुल ठीक है। जहांगीर साहब, अब जरा मैं आपकी तरफ ये आता हूं कि लॉन्ग मार्च जुम्मा हफ्ता इतवार, लोग कह रहे थे कि अपेरेंटली ज्यादा लोग होते हैं। आज पीर का दिन है, आज भी एक बड़ी तादाद खान साहब के साथ इस लॉन्ग मार्च में नजर आती है। इस वक्त अगर मैं हुकूमत की तरफ से सोचूं, ये खबरें आई, इतलात आई कि हुकूमत की तरफ से लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए मुश्किलात भी हैं और कोशिश की जा रही है कि डायलॉग भी हो जाए। खान साहब ने अक्सर मुस्तरद कर दिया, और खान साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा कि डायलॉग में हुकूमत से नहीं कर रहा, उन लोगों से कर रहा हूं जो हुकूमत को लाए हैं, जो इन लोगों को लाने वाले हैं। क्या इशारा दिया है खान साहब ने? देखिए, एक तो बात यह है कि अगर ये स्ट्रेटजी के तौर पर इमरान खान ये काम कर रहे हैं कि ये जो जत्था बन गया है जिसको इत्तेहाद कहते हैं, कौमी इत्तेहाद कहते हैं, और जमात में 12 बार जो है इसमें हुकूमत में सब बैठी हुई है, मिनिस्टर्स की एक फ़ौज है, 70 नंबर तो कल थे, 71 तक के ये जो है वो वज़ीर हैं वफाक हुकूमत के। सारी चीज़ें सब कुछ ये है, लेकिन ये कि ये एक बास्केटबॉल बना दिया है, और वो इमरान खान जो है वो नहीं पकड़ा जा रहा है और वो गोल पे गोल कर रहा है। तो फिक्र तो इन लोगों को होना चाहिए। अगर कल का करम एजेंसी का जो वो हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ और वो जीते हैं, तो जीतने के बाद अब वो कहते हैं, अभी देखें आप सुबकी देखें आप, वो कहते हैं कि वो हम क्या आ रहे हैं, ये तो आपकी सीट थी, आपने दोबारा जीत लिया। लेकिन मसला है कि वैसे ही पहले जैसे हालत है ना, नीचे तो नहीं आए ना, जो उनकी सीट थी वो ले ली, ये कौन सी बात है? लेकिन जहां से आम तौर पर बाई इलेक्शंस में जो हुकूमत वक्त होती है उसका एक अपर एज होता है, और जब हम 2018 के इंतखाबात से मुआवजा करें आज के मामले में, आज 13 जमाती इत्तेहाद शायद आज उस कैंडिडेट की पोजीशन ज्यादा मुस्तहकम होनी चाहिए थी 2018 के मुकाबले। आप अपर एज की बात कर रहे हैं, एज जब मिलता है इंसान को, जब कोशिश की, आप तो इत्तेहाद करा रहे हैं, हुकूमत में आप केक में बिल्कुल शामिल हैं। अगर सालगिरह का केक है इनका है तो सब इनके ही इसी में बंटना है। लेकिन आप ये देखें कि ये सब कुछ करने के बावजूद भी कामयाब नहीं हो रहे हैं, इसलिए कि अंदर ये तो अंदरूनी खाना तो अलग अलग जमात है ना, इनका मफाद भी है, और जो है वो जिस तरह के इनके मफाद होता है और उसी के मुताबिक ये खेलना चाह रहे हैं, तो ये कभी भी ओरिजिनल उम्मीदवार नहीं ला रहे हैं जो इत्तेफाक के राय से होता और 10 जमातों की उसको हिमायत होती और 10 गुना वोट पड़ता। ये इंपॉर्टेंट है। और रिजवान साहब, जरा ये बताइएगा कि कल कहा यह जा सकता है कि कुरम में जो इंतखाबी अमल हुआ, अमूमी तौर पर अनअटेंडेड लोगों की शायद बहुत से लोग जानते भी नहीं थे, जब इंतखाबी नताइज आना शुरू हुए तो लोगों को पता चला कि कुरम में कोई इंतखाबी अमल हो रहा था।
खान साहब को नाअहल करार दे दिया गया। खान साहब के हवाले से मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उनके अपने लोगों ने भी शकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिश की। खान साहब वो इंतखाबी अमल में कामयाब हो गए। 2018 में जब इत्तेहाद मौजूद नहीं था तब और आज में बड़ा फर्क है कि आज 13 पार्टियां मिलकर इंतखाबी अमल में शामिल थी, लेकिन खान साहब ने अपनी सीट को रिगेन किया। इस वक्त इस जीत के बाद हुकूमत क्या देख रही है, हुकूमत किस पॉइंट पे खड़ी है कि क्या आगे होना चाहिए? जी देखिए मुनीर भाई, इस वक्त जो है ना, अगर आप ये बात देखें कि खान साहब ने एक रिकॉर्ड बनाया है कि 8 सीटों से वो कॉन्टेस्ट किया उन्होंने और 7 सीटों के ऊपर वो जीते। तो ये क्या चीज़ बता रही है? बता रही है कि अवाम उनको चाहती है, अवाम में उनकी मकबूलियत है और आप उनको माइनस करके पाकिस्तान की सियासत को नहीं चला सकते। लेकिन रिजवान साहब, मजे की बात ये नहीं कि काश शायद खान साहब भी सोच रहे हैं शायद इस सीट में मैं हार जाता तो हुकूमत को राजी करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि अगर खान साहब लगातार जीतते जाएंगे तो हुकूमत कैसे फैसला करेगी इंतखाबात की तारीख देने का? शायद हुकूमत को भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आने वाले इंतखाबात में वो कुछ बेहतर कर सकते हैं, तो इंतखाबी तारीख लेना आसान होती। जी, लेकिन इंतखाबी तारीख तो उन्हें देनी है ना। अगर वो अपनी मुद्दत भी पूरी कर ले, अगले साल भी इंतखाबात करा ले, अवाम का तो बयानिया यही रहेगा, अवाम का तो अंदाज यही रहेगा वोट देने का। तो ये मैं समझता हूँ कि ये कोई रीज़न नहीं है कि खान साहब उन्हें खुश कर देते और वो आ जाते। इंतखाबात तो उन्हें डेफिनेटली कराने ही कराने हैं। ये कानूनी मामला है, ये कानूनी प्रोसेस है, इसको पूरा होना ही होना है। लेकिन वाकई हुकूमत घबराई हुई है खान साहब की मकबूलियत से और इसमें कोई शक भी नहीं नज़र आ रहा है। चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं। आप कैसे मुल्क के सबसे मकबूल तरीन लीडर को निकाल सकते हैं, उन्हें नायल कर सकते हैं, या उनके बगैर और उनकी मुताबिक जो आप इंतखाबात से भाग सकते हैं। बेसिकली लगता यही है कि हुकूमत कोई इंतखाबात में जाने के लिए रीज़न तलाश कर रही है और उस रीज़न को जो है ना आप समझ लें। लेकिन रिजवान साहब, मुझे जरा समझाइए तो, जब इंतखाबी नताइज इस तरीके से आए कि खान साहब 8 में से 7 सीटें जीत जाएं या 6 सीटें जीत जाएं या 80% इंतखाबी मार्के को बासानी जीत जाएं, तो क्या हुकूमत चाहेगी कि ऐसे वक्त में, ऐसे हालात में इंतखाबात कराए जाए जब उनको इस बात का मुकम्मल तौर पर इदराक हो कि शायद इस वक्त खान साहब की मकबूलियत को चैलेंज कर पाना मुश्किल होगा? देखें, आप समझें क्या, पहले भी मैंने फरमाया था पिछले प्रोग्राम में कि हुकूमत बेसिकली एक बहाना तलाश कर रही है अगले इंतखाबात में जाने के लिए, और वो एक नैरेटिव क्रिएट करना चाहती है कि हम अगर इंतखाबात की डेट का ऐलान भी करेंगे तो वो हमने अपनी मर्जी से नहीं किया, हमसे जबरदस्ती वो ऐलान करवाया गया। सियासी शहादत चाहती है हुकूमत सियासी शहीद होना चाहती है रिजवान साहब? जी बिल्कुल, सियासी शहादत के बगैर अगले इलेक्शन में वो किस बात के ऊपर आकर कॉन्टेस्ट करेंगे? उनके पास क्या रीजन होगा? ना उनकी कारकर्दगी है। महंगाई के खिलाफ मार्च के लिए वो आए, उन्होंने महंगाई की जो है ना आवाम के ऊपर तूफान जो है ना वो बर्पा कर दिया। तो कोई रीजन नहीं है कि उन्होंने इस 6-7 माह में क्या किया, और वो इमरान खान की हुकूमत से बेहतर थे कि अगली दफा उन्हें मुंतखब किया जाए। तो एक मिनट, मैं आता हूँ रिजवान साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने डायरेक्शन दिया, लेकिन जहांगीर साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी, मैं कहना चाह रहा हूँ, ये तो बात एक पिक्चर इस तरफ की है, कुछ ज़रा और भी देखें कि इमरान खान साहब सीट जीत रहे, ठीक है ना? जहाँ से इमरान खान नहीं थे वह लूज़र था। हाँ, है ना भाई? तो इसका मतलब है कि एक ऐसा रेफरेंडम है जिसे वन मैन शो के तौर पर इमरान खान पॉपुलर लीडर है और उसकी पार्टी कहाँ है? पार्टी में जो अभी आ रहा है, तंजीम साजी करनी होगी तरीके इंसाफ को। ये देखें ना, अगर आप एक चीज़ आप पेस्ट कर दें, चीज़ को पेस्ट लगा दिया है कि ये चेहरा है, इसको माइनस आप नहीं कर सकते, यही सब कुछ है, तो पार्टी का लीडर तो साथ ये करता कि उसका हर आदमी जीते। अच्छा जंग साहब, इस पे एक काउंटर तरीके इंसाफ की तरफ से ये दिया जाता है कि ये तासुर है कि 2018 के जिस तरह से इंतखाबात तमाम जमातों ने एक दूसरे के आमने सामने लड़े, आने वाले जो 2022 या 23 में जब भी इंतखाबी अमल होता है तब भी ये तमाम तर पार्टीज एक साथ तो मिलकर नहीं लड़ेंगी। तो अगर खान साहब की जगह खान साहब का कोई कैंडिडेट होगा तो भी शायद वो बासानी तौर पे जीत जाएगा ना, ये तो पॉसिबल हो सकता है। नहीं, आपने ये कहा कि शायद लगा रहे ना हम, तो शायद का तो मतलब ये है कि उसके दूसरा साइड भी कोई है जी। तो अब जो पाकिस्तान में तो इंतखाबात का हमेशा दूसरा और तीसरा साइड भी कोई होता है। जी, हम तीसरे साइड की तरफ अभी नहीं जा रहे हैं, बड़ी बचा के निकलना है उस साइड से, और सारे ही चाह रहे हैं कि कभी वो खुश हो कभी नाराज हो। तीसरी साइड जो है ना, तीसरी साइड से जान बचा रहे हैं तबसरा करते हुए।
तीसरी साइड से तो हर कोई जान बचा रहा है शाह साहब। अच्छा चले, आप तबसरा करें, जरा खुल के तबसरा करें, नाम लेके तबसरा करें। शाह साहब आप तबसरा करेंगे, जहांगीर साहब आपको कह रहे हैं। मैं तो कुछ किसी की मदद कर रहा था। टर्न आपकी है, मैं तो कर दूंगा तब। अच्छा मेरे टर्न की क्या है सर, इसमें तो बोलने के लिए टर्न की क्या जरूरत होती है। हाँ लेफ्ट टर्न, यू टर्न ये एक अलग चीज है। आप ठीक सीधी सीधी बात लेफ्ट टर्न, यू टर्न के ऊपर बात करेंगे और जरा आने वाले दिनों में जो सियासी दर्जा हरारत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। कोशिश करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ सीनियर रहनुमा और कुछ कानूनी माहिरीन भी हमारे साथ शामिल है उस प्रोग्राम में। ब्रेक शामिल करते हैं। जब ब्रेक से लौटेंगे तो खान साहब की नाअहली के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि एक जानिब खान साहब की पॉपुलैरिटी तो बतदरीज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो कि इलेक्शन प्रोसेस में दिखाई भी दे रही है, लेकिन खान साहब के ऊपर जो इस वक्त केसेस की तलवार लटक रही है, दूसरी जानिब खान साहब की अपनी पार्टी की तंजीम साजी एक बड़ा सवाल है और वैलिड सवाल है। क्योंकि जब भी पिछली बार की बात करें तो 2018 में जब खान साहब कामयाब होकर मंजर आम पे आए, वजीर आजम का हल्फ उन्होंने उठाया, तो एक बड़ी चीज नजर आई वाज़े तौर पे कि उनकी जो टीम थी उतनी तैयार नहीं थी। तो अब खान साहब अपनी टीम की तैयारी में और कानूनी पेचीदगियों को दूर करने में किस हद तक कामयाब होंगे। ब्रेक लेते जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा सूरत हाल का जायजा लेते हैं। इस वक्त जिस तरह से नजर आ रहा है कि लॉन्ग मार्च अपने चौथे रोज में दाखिल हो चुका है और ये बड़ा अहम हफ्ता होने जा रहा है लॉन्ग मार्च के एतबार से। इस वक्त खान साहब के लिए मोमेंटम बिल्ड करने का टाइम है और ये वो वक्त है जब हम ये देख रहे हैं कि सिंध के दीगर शहरों से, कराची से और दीगर इलाकों से काफिले निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये काफिले क्या खान साहब के लॉन्ग मार्च को मजीद मुस्तहकम करेंगे या खान साहब का जो मौजूदा लॉन्ग मार्च है वो दम तोड़ सकता है इस हफ्ते में। मेक और ब्रेक कहा जा रहा है इस हफ्ते को और हुकूमत के एतबार से भी ये बड़ा अहम होगा कि हुकूमत तमाम तर एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखी हुई है ताकि एक बेहतर हिकमत अमली को मरतब दिया जा सके। जंग साहब जरा हुकूमती पहलू देखते हैं। आज कराची समेत मुल्क के दीगर शहरों से काफिले निकले। कल हमने देखा कि वजीरिस्तान से, स्वात से, केपीके से काफिले आ रहे हैं और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा केपीके से, आजाद कश्मीर से लोग जुड़ते जाएंगे। इस वक्त हुकूमत इस तमाम तर एक्टिविटी को किस नजर से देख रही है? एक तरफ तो वो सहाफती या वो टोला है जो इस तमाम तर एक्टिविटी को कम करने की कोशिश कर रहा है या कम दिखाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ इसका अपोजिट भी नजर आ रहा है। एक्चुअल सूरत हाल क्या है और हुकूमत इसको कैसे देख रही है? देखिए ये कोई रॉकेट साइंस का सवाल नहीं है कि हम उसकी पेचीदगी में, बिल्कुल विविड क्लियर पिक्चर ये है कि आसाब की थकन जो है वो हुकूमत पर बहुत है और वो जो जिस तरह तैयारियां दिखा रही हैं वो ऐसा लगता है कि किसी गैर मुल्क की फ़ौज से टकराना है और उनको पसपा करना है। शहबाज साहब कह रहे हैं मैं जब चाइना जाने लगता है, चाइनीज वजीर आजम जब यहाँ पे सदर आने लगते हैं तो खान साहब एहतजाज लेके, धरना लेके आ जाते हैं इस्लामाबाद। गिला कर रहे हैं वो तो। अच्छा एक बात बताएं, अगर ये टैग हटा दिया जाए कि ये सियासी लोग हैं तब तो इनकी कोई बात, जब इनका सियासत ही इनका मजहब और मकसद है तो इस तरह की बातें तो एक आम सी चीज़ है। जो भी काउंटर डालते हैं, इनकाउंटर करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, मकसद दोनों का एक ही है कि एक सीट है और मुमलिकत है, उस पर एक हुकूमत है, उसको हासिल करना है और जिसमें ये भी अपने तरीके से लगे हुए हैं और इमरान खान भी अपने तरीके से लगे हुए हैं। लेकिन जो सवाल है आपका वो ये है कि हुकूमत की कहाँ खड़ी हुई है। हुकूमत बिल्कुल बैकफुट पर है, क्योंकि इतनी तैयारी, इतनी अपना, जैसे 23 मार्च को हम जंगी मशकों के लिए अपना वेपन नहीं दिखाते हैं, मशकें नहीं दिखाते हैं, अस्करी वो ताकत नहीं दिखा। लेकिन इस तरह के चर्चे हैं, ये हमारे पास हथियार है, ये हम फेंक देंगे और ये जो है आंसू गैस भी नहीं है, अब तो जो है वो तो बड़े बड़े जदीद वेपन आ गए। किसके खिलाफ वेपन है? जो है ये बिल्कुल आपने बात सही कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। हुकूमत तो कमजोरी है ना, कमजोरी को दी है उसमें राना सनाउल्लाह, के लिए मरियम औरंगजेब साहिबा को शामिल किया गया। उन नामों को शामिल करने की पूरी एक दिखाई दे रहा है कि शायद जो चाहते हैं कि मुज़ाकरात किसी भी तौर पे हतमी शक्ल पे ना जाएं, कोई हतमी शक्ल निकल के ना आए।
क्या होगा इसके ये बाद? मुज़ाकरात की जो टीम बनाई है, जो इस्टेब्लिश की है इन्होंने, ये टीम भी तो इन्हीं की इस्टेब्लिश की है, दूसरे का कोई फरीक नज़र ही नहीं आ रहा, ना वो कबूल कर रहा है। हाँ, ये अलग हो सकता है कि कहीं ना कहीं ऐसी बात हो रही हो कि एक ऐसा केओस आ जाए जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाए, और जो है इमरान खान वाले भी आके इमरान खान समेत बैठे और ये 12 पार्टी 13 पार्टी वाले भी बैठे और ममलिकत के मफाद में कुछ सोचें। ये एक उम्मीद लगाई जा सकती है, और ऐसा होता है। ये ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। आसाब की जंग, जो प्रेशर, जो प्ले है, वो तो इसी तरह होता है। पावर प्ले ऐसे ही होता है जिस तरह ये लोग खेल रहे हैं। ममलिकत कहीं नजर नहीं आ रही है, उसका सुकून, सैलाब ज़दा पाकिस्तान नजर नहीं आ रहा है। ये आपने बड़ा अहम पॉइंट भी रेज किया, लेकिन रिजवान साहब एक जरा बात समझाइएगा टेक्निकली। एक तरफ हुकूमत कह रही है कि ना लॉन्ग मार्च है, ना लॉन्ग मार्च में शुरका है, लोगों की वो तादाद भी खान साहब के पास मौजूद नहीं है। फिर हुकूमत की जानिब से एक कमेटी भी तश्कील दी जाती है। तो या तो हुकूमत ये कह दे कि लॉन्ग मार्च है, यकीन तौर पर एक वरिंग साइन है, दूसरी जानिब कमेटी बनाए समझ आती है, या तो हुकूमत कहे कि नहीं, ना लॉन्ग मार्च है ना कमेटी बनाने की जरूरत है। तो क्या आखिर हुकूमत कंफ्यूज है? हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि कमेटी बनानी है, लॉन्ग मार्च को डिफ्यूज करना है, या लॉन्ग मार्च सिरे से है ही नहीं? देखिए, हुकूमत जो है वो हकीकत से आंखें चुरा रही। आप लाखों अफराद जो इस्लामाबाद की तरफ गामजन हैं, आप उस हकीकत को छुटला नहीं सकते। हुकूमत यकीनन आंखें जो है ना वो चुरा रही है हकीकत से। उसके अलावा मुनीर साहब ये देखें कि पॉलिटिकल हल की तरफ हुकूमत उस तरह नहीं जा रही जिस तरह उसको जाना है। आपको नहीं लगता राना सनाउल्लाह साहब एक बेहतर नाम हो सकते हैं कमेटी के लिए? वो तो बड़ा काम कर रहे हैं, वो तो कमेटी की सरबराह है उनके पास, वो तो कोई बेहतरीन ठोस हल निकाल ही लेंगे। देखें, एक तरफ आप मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह के जहर आलूद बयानात वो भी आप सुन रहे हैं। तो ये कौन सा तरीका है मुज़ाकरात का? एक तरफ आप कहें कि हम आने वालों को जो है ना सख्ती से निपटेंगे और जत्थे आ रहे हैं और मुसल्लह जत्थे आ रहे हैं, एक तरफ आप इस तरह कह रहे हैं, और एक तरफ आप जो है मुज़ाकरात की, मुझे ये सारा ढोंग नजर आता है मुज़ाकरात की जो कमेटी बनाई गई है। रिजवान साहब, सवाल ये नहीं है, सवाल बड़ा क्लियर है। एक जानिब हुकूमत कहती है कि इस लॉन्ग मार्च में तो लोग ही नहीं है, दूसरी जानिब हुकूमत एक कमेटी फॉर्म कर देती है। अगर लोग ही नहीं है तो मुज़ाकराती टीम बनाने की क्या जरूरत है? लॉन्ग मार्च हो जाने दें, खुद ही ऑटोमेटिकली डिफ्यूज हो जाएगा। अगर तो लोग नहीं है तो फिर ये होना चाहिए था। देखें, बुखलाए हुए हैं ना, उन्हें समझ नहीं आ रही करना क्या है, इससे कोई फैसला नहीं हो पा रहा। एक तरफ सोच रहे हैं मुज़ाकरात की दावत दे दें, एक तरफ कह रहे हैं कि हम सख्ती से निपटेंगे, एक तरफ कह रहे हैं लोग ही नहीं है। तो मतलब ये एक ना समझ आने वाली कंफ्यूजन। और एक और चीज ऐड भी कीजिएगा रिजवान साहब, मैं इसके बाद जहांगीर साहब से भी पूछूंगा। इस वक्त इस्लामाबाद की जो अमली तौर पर सूरत हाल नजर आती है कि जितने भी कंटेनर्स थे तमाम तर खड़े कर दिए गए, तमाम तर खारजी दाखिली रास्तों के ऊपर कंटेनर्स लगा के इस्लामाबाद को अमली तौर पर सील कर दिया गया। फिर बड़ी सारी पाबंदियां भी हैं, हम भी बहुत सी चीजें दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, नहीं बता पाते। अगर हुकूमत इतनी कंफर्टेबल है तो मेरे ख्याल से तो इस्लामाबाद को जो सील किया गया उसको खोल देना चाहिए। देखिए, इस्लामाबाद इन्होंने मेरे हिसाब से अपनी हिफाजत के लिए सील की है। हुकूमत अपने आप को जो है ना वो महसूस नहीं कर रही। हुकूमत की रेट आपको कहाँ पर नजर आ रही है, आप ये बताएं। हुकूमत, ये पाकिस्तान की वाहिद हुकूमत है जिसकी कोई सूबाई हुकूमत ही नहीं है। आप देखें कितनी अजीब बात है कि 27 किलोमीटर के एरिया पे जो वफाकी हुकूमत है उसका किसी सूबे की हुकूमत से कोई ताल्लुक ही नहीं, उसकी किसी सूबे में कोई हुकूमत ही नहीं है। एक इत्तेहाद है 13 जमातों का जो चल रहा है, और उसका भी आप देख लें क्या अंजाम हो रहा है। कल करम एजेंसी के अंदर जो रिजल्ट आया वो देखें, JUI और तमाम इन PDM की जमातों ने मिलकर लड़ा, वहाँ पर भी वो हरा नहीं सके। तो लग रहा यही है कि हुकूमत बेसिकली जो है वो उस सिचुएशन का जो है ना अंदाजा नहीं कर पा रही जो उनके सर पर आने वाली है। देखिए, अभी तो लॉन्ग मार्च जिस टाइम पहुंच जाएगा जेहलम के बाद, जी 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 रिजवान साहब, और जब लॉन्ग मार्च होगा तो वो लॉन्ग मार्च वो होगा जिसमें पिछले सारे शहरों के लोग शामिल होंगे। वो तो एक बहुत बड़ी तादाद होगी। इसको एनकाउंटर किस तरह करेगी हुकूमत को? इजाफा भी, इस तादाद में यकीन तौर पर इजाफा भी होगा कि जब सिंध के काफिले वहां पे ज्वाइन करेंगे। और जहांगीर से भी सवाल भी है और गिला भी है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के बड़े सारे लोग इस बात का सवाल उठा रहे हैं कि खान साहब की तमाम तर इंतखाबी मुहिम या जलसे जुलूस उन इलाकों में नजर आते हैं जो मुस्लिम लीग नून का स्ट्रॉन्ग जोन थे। पीपल्स पार्टी को इस तमाम तर लॉन्ग मार्च से
उस तरीके से डेंट नहीं पड़ा। और आज अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े काफिले थे जो कि बड़े आसानी से मुरतब हुए, तश्कील पाए और बड़े आसानी से काफिले कराची से रवाना हुए। तो पीपल्स पार्टी ने सिंध की हदूद में भी कोई इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं देखी, कोई इस तरह का तासुर नहीं दिया कि हुकूमत को सेव करने की कोई कोशिश कर रहे हैं। तो नून लीग के कॉर्नर्स में कुछ हलचल तो नजर आती है। मैं देखिए एक बात ये और बहुत ही बुनियादी बात ये है कि जो है वफाक की हुकूमत उनके पास है, उनसे बड़ी ख्वाहिश सबसे ये है कि वो उसको होल्ड करके रखें। यही है ना, आगे इलेक्शन ना करें, इलेक्शन बाद में करें, कंफ्यूजन पैदा करें और इनका मुकाबला करें। और ये भी कोई आसान लोग नहीं हैं ये तहरीक के और इमरान खान के, वो भी इस तरह की चाल चलते हैं कि वो समझ में नहीं आती है, वोट इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, बीच से रास्ता निकाल के वो आगे बढ़ रहे हैं। अभी उन्होंने कह दिया कि रावलपिंडी में इजाज़त दे दीजिए, हम वहाँ आपको बताते हैं कि हम किस तरह ये कामयाबी हासिल करेंगे। अभी कह रहे थे कि हम उसी जाएंगे, वो कह रहे थे रेड जोन में नहीं होंगे हम। अब हम ये अभी तो रेड जोन का दायरा भी बढ़ाने की बात की जा रही है हुकूमत की जानिब से। रेड जोन का दायरा बढ़ाने का मकसद ये है कि ये जो मार्च होगा ये सुकड़ जाएगा। ये तो उल्टा है ना वो अपना दायरा बढ़ा रहे हैं तो इनको सुकड़ रहे हैं। इनकी ख्वाहिश ऐसे, लेकिन कई चीजें तो इनके हाथ में नजर नहीं आ रही। लेकिन मसला ये समझ नहीं आ रही, आप कह रहे हैं हुकूमत के हाथ में नजर नहीं आ रही, खान साहब कह रहे हैं हुकूमत के हाथ में नजर नहीं आ रही, तो फिर चीजें हैं तो किसके हाथ में आकर? देखें एक बात, ये फिर ये रिजवान साहब को कहेंगे कि ये आप जो ना तीसरी दुनिया का की बात ना करें। तो ये देखें इनके लीडर बहुत कुछ कर रहे हैं उसमें तो और मेरे को फेंक रहे हैं, वो खेल ही रहे, शॉट नहीं लगा रहे। जब मैं लगाता हूँ शॉट आपकी तरफ लगाऊंगा। आप ये बताइए कि आपके लीडर तो कह रहे हैं, आप उसको दोहराएं तो सही, मैं उसमें इजाफा करूंगा। आप दोहराएं कि किस पर आप ये तीसरी कुव्वत को क्या कह रहे हो और एक किसको जो है मोरिद इल्जाम भी मुझे बात बताएं, शहबाज शरीफ साहब इस वक्त मौजूदा सिनेरियो में बाइख्तियार वजीर आजम नजर आ रहे हैं आपको? क्योंकि नून लीग में तो यह माना जाता है कि आज भी वजीर आजम नवाज शरीफ हैं और अगर उनकी तरफ से कोई बयानी कर सकता है तो मरीम नवाज साहब आए। शहबाज शरीफ साहब को उस तरीके से कंसिडर नहीं किया जा रहा और ये दोनों शख्सियत से मुल्क से दूर है। जब जमाती हुकूमत होती है या एक दो जमातें उसमें शामिल होती हैं तो फिर ये कहा जाता है कि ये बाइख्तियार हुकूमत है और इसमें 13 जो है वो पाए हैं, 13 पाए वाले जो है ना अपने जो है पाँव पर खड़े नहीं रह पा रहे, इसलिए कि इनके पाँव भागने के हो रहे हैं क्योंकि इनको पता ही नहीं है। इनको ये नहीं पता है कि कल होगा क्या, किस तरफ से जाएं, किसकी मदद लें। अगर इस्टेब्लिशमेंट की रिजवान साहब बात कर रहे हैं तो वो तो राजी नहीं हो रही है, अगर राजी हो रही है तो इनको पता होगा। और आज जो है वो अजहर सिद्दीक साहब ने वो भी लिए, उनके साथ इजलास भी किए। अगर कोई ऐसी खबर है तो हमें दे दीजिए। लेकिन रिजवान साहब एक खबर गर्म है कि आइंदा चंद घंटों में या एक आध दिन में कोई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब कहा जा रहा है? ये किस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है? क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुमकिन तौर पर सामने आ सकता है? जी रिजवान साहब, मुहिमा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कौन रहा है? ये तो अभी मुहिमा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कौन रहा है? ये अभी समझ नहीं आई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कर रहा है। और इसके बारे में अभी हम एक अंदाजा ही लगा सकते हैं क्या है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर से एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हो सकती है, किसी सियासी जमात की तरफ से हो सकती है या किसी सहाफ़ी की तरफ से हो सकती है। ये भी एक इम्कान है कि कुछ सहाफ़ती हलकों का ये भी कहना है कि कोई बहुत बड़ी जो है ना सहाफ़ियों की तरफ से या किसी बड़े नाम नहाद सहाफ़ी की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। आपने नाम नहाद सहाफ़ी का तस्करा किया रिजवान साहब, इस वक्त इत्तलात ये है कि कल से पाकिस्तान के 3 बड़े नाम, 3 बड़े सीनियर जर्नलिस्ट वो मुल्क से दूर है। बाकी देखिए जहां तक रही बात एस्टेब्लिशमेंट की बात कुछ कह रहे हैं, सुने गालिबन कनेक्शन में कोई आपकी आवाज मिस कर गया। जी रिजवान साहब, मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के 3 बड़े नाम इस वक्त ये कहा जा रहा है कि मुल्क से दूर हैं, सहाफ़ी बिरादरी से उनका ताल्लुक भी है। ये जो 3 नाम मुल्क से चले गए हैं और इसके अलावा बहुत सारे सवालात भी खड़े हो रहे हैं, सर ये क्या माजरा है कि अचानक से लोग आगे पीछे होते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखें, इरशाद भट्टी अपनी फैमिली के साथ नॉर्वे शिफ्ट हो गए हैं, उन्होंने इसकी कंफर्मेशन खुद दी है जी। मोहित पीरज़ादा साहब कह रहे हैं कि मैं अपनी लोकेशन चेंज कर रहा हूँ और लास्ट उन्होंने जो बताया था कि वो कह रहे थे कि मैं यूके में हूँ। इसी तरह इमरान रियाज खान के बारे में भी यही बात सुनने में आ रही है कि वो यूके में है।
तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि सहाफ़ी यहाँ पर अपना अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं और वो बाहर जा रहे हैं, और डेफिनेटली जब बाहर जाएंगे तो उनको बोलने के लिए एक ज़्यादा बेहतर माहौल भी मिलेगा। बाकी मैं जहांगीर साहब की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, जहांगीर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान के हालात अब उस तरफ आ गए हैं कि खुलकर इस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना पड़ेगा इस आवाम के बारे में, इस मुल्क के बारे में, और मेरा ख्याल अपना एक मजबूत किरदार भी अदा करने की बहुत ज़रूरत हो गई है, क्योंकि कोई ना कोई तो होगा जो इन तमाम मामला को सही करेगा। कोई ना कोई जरूर है जो इन तमाम मामला को सही करेगा। और ये जो मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद है, 13 पार्टियों का जो इत्तेहाद है, मेरी भी रिक्वेस्ट है कि आप इस मामला को संजीदगी से लेते हुए हल करवाएं। बिल्कुल सही बात है, और इसके ऊपर गुफ्तगू भी करेंगे और जरा ये भी जानेंगे कि मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद जिस गोंद से जोड़ा गया है वो गोंद खान साहब के जवाबी वार से कब तक सरवाइव कर सकती है। ये एक बड़ा फैसला होगा, क्योंकि अगर हुकूमत की तादाद को देखा जाए वो बहुत ही महदूद तादाद के साथ हुकूमत बनाई गई है। ये तादाद कितना अरसा चलेगी ये यकीनी तौर पर एक बड़ा सवाल होगा। इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में आपको एक बार फिर से जरा खुशामदीद कहते हैं। एक सवाल यहाँ पे नजर आ रहा है कि आज हमने देखा कि मुस्तफा कमाल साहब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बिजनेस कमेटी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सामने आई, लेकिन एक बड़ा अहम सवाल ये दिखाई दे रहा है कि इस 13 जमाती इत्तेहाद में बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो इस पसे पर्दा है, पोशीदा है, जो खुल के सामने नहीं आ रहे। आखिर इस 13 जमाती इत्तेहाद को जिस गोंद ने चिपका के रखा है वो गोंद कब तक इसी तरीके से अपना काम दिखाता रहेगा, और खान साहब जो लगातार इस हुकूमती इत्तेहाद के ऊपर हैमरिंग कर रहे हैं कब तक इसको सर्वाइव कर सकेगा। ये तो बात जाहिर है कि खान साहब ने अपनी मकबूलियत से आम इंतखाबात से पहले जो ज़िमनी इंतखाबात का मार्का है उसमें बड़ी कामयाबी हासिल की, और यही कुछ अगर रहा तो शायद आम इंतखाबात में भी सूरत-ए-हाल वैसी ही रहेगी। लेकिन इसके बाद जो दीगर जमातें हैं उनकी हिकमत अमली क्या होगी। जहांगीर साहब, ये अहम सवाल है। पाकिस्तान में 13 जमातों का इत्तेहाद ये फितरी बात नहीं, और उन जमातों का इत्तेहाद जो साला साल एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालती रही हो, लान तान करती रही हो, चोर चोर डाकू डाकू के नारे लगाती रही हो। सर, ये हुकूमती इत्तेहाद इस तरह की रैली को, इस तरह की खान साहब की जानिब से एग्रेसिव कैंपेन को कब तक बर्दाश्त कर सकेगा? देखिए, असल बात यह है कि बदकिस्मती ये जो इत्तेहाद की है, जो हुकूमती इत्तेहाद की है, जैसे 13 जमातें, इनकी बदकिस्मती ये है कि जो इमरान खान को पसंद नहीं करते वो कंपैरेटिव देखते हैं कि उधर को क्या है यार, उधर तो अंधेरा ही है। जब अंधेरा है तो आदमी जो इस तरफ आता है कि नई कहानी की तरफ आता है, नई उम्मीदों की तरफ आता है। तो इनका जो किरदार सियासत में रहा है, 30 साल इन्होंने हुकूमत की है, जो को प्रोड्यूस नहीं कर सके, और इसी की वजह से आदमी तो कितना क्योस है। ये चाह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की भी बात कर ले, तो मैं ये कहता हूँ कि 30 साल तो माशाल्लाह रहा है, 30 साल माशाल्लाह रहा है, और इन्हीं लोगों ने जो है वो उसकी सपोर्ट भी की है। आज जो है कोई उनके कंधे पे बैठ के आता है, कोई फौरन ही उतर जाता है, और दूसरे उसको लगा लेते हैं अपने सीने से। ये सियासत है, ये तमाशा है, ये एक जंग है, ये इक़्तिदार की जंग है। हम इसमें इस नदी में किसी को हम पवित्र नहीं कह सकते कि सब जो है वो साफ है, इमरान खान बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। इमरान खान भी बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि देखिए हो क्या रहा है। अगर आप उलझाव वाली सियासत को उधर भी हो रही है, इधर भी हो रही है, सियासत भी तो देख लें। वो तो नाक के सीध में हमेशा होती है देखने की चीज़, उसके लिए इधर उधर देखना नहीं पड़ता। एक ही 1 पॉइंट एजेंडा होता है कि हमारी सियासत हमारी इस रियासत पे हमलावर तो नहीं हो रही है, हमलावर तो हो रही है, दोनों तरफ से हो रही है।
किसको आप एज देंगे और किसको आसानी देंगे? दुख तो हमारा ये है कि हम अगर फेडअप जब होते हैं तो माशाल्लाह मिठाइयाँ बढ़ती हैं, उसके बाद क्या नतीजा निकलता है? बाद में सुकून होता है, फिर वो कहते हैं कि नहीं ये तो गद्दारी है, उस पर तो फैसले आने लगते हैं कि ये तो गद्दार था, परवेज मुशर्रफ तो गद्दार था। वो लीजिए, वो भी फ्लॉप फिल्म। अब उन्होंने कहा कि हम हट रहे हैं, ये भी फ्लॉप फिल्म, और ये भी मतलब नजर तो आ रहा है कि ये जीत रहे हैं, लेकिन किस तरह जीत रहे हैं, किसको जीत रहे हैं कि क्या? अब ये बता दें कि 4 साल में इनके पास एजेंडे पे कौन से टिक मार्क है? किसने माशाल्लाह 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 की तकरार है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो सब कह रहे हैं, सब इंशाल्लाह आगे की बात करते हैं, कुछ किया हुआ भी तो दिखाओ। लेकिन जहांगीर साहब मुझे एक बात बताएं, आप ये बात कह रहे हैं कि 4 साल कारकर्दगी, ये हम सब जानते हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत से इस वक्त जो सहाफी जर्नलिस्ट हैं वो ये बात जो कह रहे हैं, जो खान साहब की परफॉर्मेंस थी उसको देखते हुए शायद ये महसूस था कि आने वाले इंतखाबी अमल में खान साहब वाइप आउट हो सकते हैं। किसने मशवरा दिया कि खान साहब को फिर मकबूलियत की महराज पे पहुंचा दें? ये तो हुकूमत जानती थी, और खुद हुकूमती वज़रा आज भी कहते हैं कि उनको मजबूर किया गया, उनको लाके बिठाया गया, वो तो नहीं चाहते थे हुकूमत लेना। सर, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं जहां इतनी गंदी पॉलिटिक्स होती है, डर्टी पॉलिटिक्स होती है, उसमें मकबूलियत कोई चीज़ नहीं होती। एक जो है ना, एक ऐलान होता है और आप सारी मकबूलियत एक तरफ रह जाती है, और जो लीडर है वो हंगप भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं। तो इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि लोगों की हिमायत हासिल है तो सब कुछ है। हाँ, ये ज़रूर है इनकी दिल से अगर हमदर्दी हासिल करना चाहिए तो इनको पहले भी कारकर्दगी दिखाना चाहिए थे, और अभी भी जो अपना एजेंडा ये दिखा रहे हैं उसके अंदर रियासत को उसके का सुकून, उसको बैलेंस करना, उसके प्रोग्राम देना, उस पर बात करें। ये बड़ा अहम सवाल है, और मैं चाहूंगा रिजवान साहब आप भी इसके ऊपर जरूर कमेंट करें, क्योंकि खान साहब की जो मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो वो बाज़ाहिर तो ऐसा नजर आता है पॉपुलैरिटी में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक ऐसा रोड मैप जिसमें हम ये बात कर सकें कि आने वाले 5 साल 10 साल पाकिस्तान एक मुस्तहकम पाकिस्तान नजर आएगा, वो दोनों तरफ से नजर नहीं आता। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ना सही, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, इस तरह की इस्तिलाहात के ऊपर तो तमाम तर जमातें पाकिस्तान के अमन को कायम करने के लिए बैठ सकती हैं। जी रिजवान साहब। देखिए, बड़ी बड़ी संजीदा गुफ्तगू की है जहांगीर साहब ने, और बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है उन्होंने, बिल्कुल मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ। हम जो अपनी बात है उसको उस वक्त इस बात को डिस्कस करेंगे जब ये सियासी माहौल हो जाएगा और हुकूमतें अपनी अपनी जो भी सियासी पार्टियां होंगी वो अपने अपने मंशूर पेश करेंगी। लेकिन सरे-दस्त बहुत संगीन मसला है। लेकिन रिजवान साहब एक सवाल मेरा यहाँ पे है, इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक क़यादत का जो बयानिया है वो तो यही नजर आता है कि इस इत्तेहाद को मौजूदा हुकूमत को लाया इसलिए गया कि वो पाकिस्तान को दिवालिया कर सके, पाकिस्तान को बैंकरप्ट कर सके, पाकिस्तान को IMF के हाथों मकरूज और मफलूज कर सके। सर, ये बयानिया तो तहरीक इंसाफ का नजर आता ही है हमें। दोनों तरफ का बयानिया है। क्या तहरीक इंसाफ का ये जो बयानिया है ये सही नहीं नजर आता? क्या ऐसा हुआ नहीं? क्या 17-19 अरब रुपए अरब डॉलर के जो हमारे ज़खायर थे, हमारे जो रिजर्व थे, क्या आज वो उतने ही हैं? और अगर वो खर्च किए गए तो उसमें आवाम की जो है कोई बेहतरी की गई? क्या आवाम को सस्ता पेट्रोल मिला? क्या आवाम को सस्ती बिजली मिली? तो वो पैसा कहाँ खर्च हुआ? सवाल तो अपनी जगह पर है। बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका भी कि मुल्क जहां पे माशी तौर पर अवाम का एक गम गुस्सा ये भी है, अवाम का एक गम गुस्सा ये भी है कि पाकिस्तान को जिन्होंने लूटा है, जिनके ऊपर केसेस थे, जिन्होंने जेलों में जाना था, वो हलफ उठाकर वजीर आजम बन गए। तो इस चीज को आप नहीं निकाल सकते, आप अवाम की सोच के बगैर नहीं चल सकते। अवाम की अक्सरियत पॉइंट आ गया, रिजवान साहब का पॉइंट आ गया। लेकिन जानी साहब ये सवाल है कि इस वक्त जो मुज़ाकरात की बात की गई थी, इन मुज़ाकरात में इत्तलाहत ही है कि खान साहब ने कहा मैं तमाम तर इश्यूज के ऊपर बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन NRO 2 और वो लोग जो पाकिस्तान की लूटी दौलत पाकिस्तान की दौलत लूट के बाहर भागे, उनके साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। सिर्फ ये स्टांस आज का स्टेटमेंट आप देखें, नवाज जरदारी चोर है, एस्टेब्लिशमेंट में बताया, मतलब ये जो है सर्टिफाइड, ये खुद नहीं कर रहे, पहले सर्टिफाइड कर रहे थे कि यही चोर है, यही चोर है, ये भागा, ये लूटा, ये किया। आज कह रहे वो तो उन्होंने बताया जो आज हमारे साथ खड़े ही नहीं है, बल्कि हमारे राह में रुकावट है।
ये क्योस पैदा करने वाली बात है। अभी ये कह रहे हैं कि मैं नाम ले लूं, मैं नाम ले लेता हूं। आपने अच्छा खासा इमरान खान नाम लेते थे, खुल खुल के बातें कर रहे थे, लोग खुश हो रहे थे, उनके साथ जा रहे थे, और आखिर में क्या हुआ, वो कह रहे हैं कि मुझे तो उसने बताया था। साहब मेरा क्या कसूर है, मुझे तो कोई अभी दूसरी बात ये है कि जनाब जब आपका वक्त आया था, ये आया था, तो आपने इमरान खान साहब ने क्या किया कि सॉरी हम नए थे, तो हम बना नहीं सके थे, हम बजट की तैयारी नहीं कर सके थे। सॉरी से सौर हो जाती है, मर जाती है कौम, आप सॉरी करते रह जाते। क्या रिजवान साहब फाइनल लास्ट मिनट प्लीज इसके ऊपर कमेंट करना चाहेंगे, क्योंकि ये बड़ा अहम है, क्योंकि जहां पे हम मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, ये सवाल तो हमेशा उठता रहेगा कि खान साहब की जो परफॉर्मेंस थी शायद अगर उसको देखा जाता तो आज खान साहब की मकबूलियत की वजह उनकी परफॉर्मेंस से ज्यादा मौजूदा जिस तरीके से खान साहब ने बयान और बिल्टअप किया वो नजर आता है। क्या होता हुआ देख रहे हैं आगे अगले चंद दिनों में, अगले चंद रोजों में, कि क्या होगा 3 से 4 दिन के अंदर? देखिए लॉन्ग मार्च तो रुकने वाला, जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होगा और इलेक्शन कमीशन के बारे में हुकूमत कोई ऐलान नहीं करेगी, लॉन्ग मार्च तो रुकता नज़र नहीं आ रहा, और हुकूमत से मुझे संभलता नज़र भी नहीं आ रहा। तो मुझे यही लग रहा है कि शायद हुकूमत बिल्कुल अपनी आपकी वो पहले सेगमेंट की बात याद आ जाती है कि सियासी शहादत की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो खुद चाहते हैं कि मरियम नवाज साहिबा और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब दोनों मुल्क में नहीं है। उनका यहाँ शहबाज शरीफ साहब खुद वजीर आजम होने के बावजूद उनका अपना बेटा मुल्क में नहीं है। सर ये खुद नहीं बताता कि खुद इन्हें मौजूदा सिस्टम और मौजूदा सियासी ढांचे या ओवरऑल तमाम सूरत हाल के ऊपर एतमाद नहीं है? देखें ये जल्दी जल्दी इक़्तिदार लेने के चक्कर में उन्होंने सोचा कि इनका मकसद एक ही था, इनका मकसद ये था कि अपने केसेस इन्होंने क्लियर करवाने थे, इन्होंने लॉज जो है ना ईवीएम हटाना था, जिससे इनको जो है ना खतरा है कि अगले इलेक्शन के अंदर चीज पाकिस्तानी के 90 लाख के रिजवान साहब की आवाज उस तरीके से नहीं आ पा रही। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम इस सवाल से भी गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि आज प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचा। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि जो हो बेहतर और बेहतर पाकिस्तान की बुनियाद रखी जाए, और इस वक्त जो कुछ इस वक्त साजिशों के ताने बाने बुने जा रहे हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ है, उसका कलाम कमा किया जाए। मैं अपने दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा कि वो आज यहाँ पे तशरीफ लाए और उन्होंने अपनी माहिराना राय से हमें आगाह किया। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।